बेटा अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ डेरिवेटिव्स एंड द फर्स्ट वन इज मार्केट एफिशिएंसी। बेटा जो डेरिवेटिव मार्केट होती है ना, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को क्विकली और रैपिड इंफॉर्मेशन की एक्सेस होती है उतना ही कहा जाता है कि मार्केट जो है वो एफिशिएंट है। तो जो डेरिवेटिव मार्केट है ये मार्केट एफिशिएंसी को प्रमोट करती है थ्रू द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा सेकंड वन इज रिस्क शिफ्टिंग। अभी हम बात कर रहे थे करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें हमने फ्यूचर में एक पेमेंट करनी थी और उसके लिए बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और अपनी जो है वो पोजीशन को सिक्योर कर लिया। इस दौरान इन्वेस्टर से जो रिस्क था वो शिफ्ट हो गया बैंक की तरफ। तो अगेन जो रिस्क बियर करना चाहता है इस एग्रीमेंट में, जो रिस्क है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। नेक्स्ट वन इज प्राइस फॉर्मेशन। प्राइस फॉर्मेशन से ये मुराद है कि अगर कोई स्टॉक या कोई सिक्योरिटी मिस प्राइस्ड हो या अंडर वैल्यूड हो तो डेरिवेटिव्स जो हैं ये एग्रीमेंट हेल्प करते हैं उसकी प्राइस को नॉर्मलाइज करने में। डेफिनेटली जब एक साइड पे प्राइस अंडर प्राइस्ड हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उन सिक्योरिटीज़ की जितनी डिमांड बढ़ेगी प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। और अगेन कहा जाता है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़ीरो सम गेम है। ज़ीरो सम गेम से मुराद ये है कि एक को अगर फ़ायदा होता है और एट द सेम टाइम दूसरी पार्टी को लॉस होता है तो ये एक ज़ीरो सम एग्रीमेंट होता है या ज़ीरो सम गेम भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिडक्शन। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाता है डेरिवेटिव मार्केट में, कैसे कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है? लाइक आप देखें ये जो होते हैं इनफॉर्मल मार्केट्स जिसको आप ओवर द काउंटर मार्केट कहते हैं। ओवर द काउंटर मार्केट में जो डेरिवेटिव एग्रीमेंट्स हैं या फिर स्पेसिफिकली अगर बात करें फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स, तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट में आपको उस तरह से फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती जैसा कि आपने फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में या फ्यूचर एग्रीमेंट्स में फॉर्मेलिटीज़ जो है वो फुलफिल करनी होती हैं। तो अगेन इसमें आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो डेरिवेटिव मार्केट का या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का एक ये फीचर भी है कि इसमें कॉस्ट रिडक्शन होती है। तो अगेन ये इसकी कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं जिसमें मार्केट एफिशिएंसी, रिस्क शिफ्टिंग, प्राइस फॉर्मेशन एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये इसके कुछ बेनिफिट्स पोटेंशियल हैं। अब हम देखेंगे वन बाय वन इन प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इट्स एन एग्रीमेंट between two parties to exchange an asset at a specified price on a specified date। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो आज हम कर रहे हैं जिसमें तीन चीज़ें फिक्स कर देते हैं, वॉल्यूम, प्राइस और डेट। इन तीन चीज़ों को लॉक कर दिया जाता है, लेकिन उस एग्रीमेंट की जो एग्जीक्यूशन होती है वो किसी फ्यूचर डेट में होती है। तो इस तरह के एग्रीमेंट को क्या कहते हैं जी? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बायर जो होता है वो लॉन्ग पोजीशन पे होता है और जो सेलर होता है ना वो बेटा शॉर्ट पोजीशन में होता है। ये लॉन्ग पोजीशन ऐसी होती है कि बायर इज एक्सपेक्टिंग के प्राइस इंक्रीज करेगी और जब प्राइस इंक्रीज करेगी तो आज वो स्टॉक को परचेज करेगा और फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ जाएगी तो सेल कर देगा और अपना प्रॉफिट अर्न कर लेगा। तो दिस इज अबाउट लॉन्ग पोजीशन। और शॉर्ट पोजीशन क्या है? शॉर्ट पोजीशन में सेलर जो है सेलर या इन्वेस्टर जो है वो एस्टिमेट कर रहा होता है कि प्राइसेस में डिक्लाइन आएगा और आज वो उसको सेल करना चाह रहा होता है। तो दिस इज अ शॉर्ट पोजीशन। और लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का कॉन्सेप्ट बेटा आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद दिस इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम इसलिए अभी हम बात कर रहे थे, इसलिए कहते हैं कि एक पार्टी को अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें दूसरी पार्टी को नुकसान होता है। तो ओवरऑल दिस इज अ जीरो सम गेम। ओके, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड एट ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट में ये ट्रेड किए जाते हैं जिसमें फॉर्मेलिटीज थोड़ी सी कम होती हैं एज कंपेयर टू
ऑर्गेनाइज्ड मार्केट या स्टॉक मार्केट, एंड दीज आर नॉट लिक्विड, ये लिक्विड नहीं है, मतलब इनको परफॉर्म करना पड़ता है, अगर इनको ब्रेक करना पड़े तो अच्छी खासी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। इसके अलावा सब्जेक्ट टू क्रेडिट रिस्क और रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। अब क्रेडिट रिस्क क्या है? क्योंकि फॉरवर्ड एग्रीमेंट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई इनिशियल प्रीमियम या कोई इनिशियल जो है वो मार्जिन सबमिट नहीं करवाया जाता, इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है वो ज़्यादा रिस्क मौजूद होता है, रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा जाए तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में चूँकि ऑर्गेनाइज मार्केट होती है और ऑर्गेनाइज मार्केट में ब्रोकर्स बैठे होते हैं और ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपन करवाते हो और उन अकाउंट ओपन करवा के थोड़ा सा आपने इनिशियल मार्जिन रखना होता है, जिसकी वजह से आप लोग इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कंपैरेटिवली कम होता है। ओके जी। इसके बाद वैल्यू रियलाइज्ड ओनली एट एक्सपायरेशन। जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तब इसकी वैल्यू रियलाइज होती है, इसकी हमने अभी डिटेल से बात कर चुके हैं। ओके, पॉपुलर इन करेंसी एक्सचेंज मार्केट्स। बेटा ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये बेसिक प्रोडक्ट्स हैं इसकी डेरिवेटिव मार्केट्स की, सबसे बेसिक प्रोडक्ट्स, और इसकी सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स करेंसी एक्सचेंज मार्केट में मिलती हैं। और बेटा आप लोग ये करेंसी के बारे में पढ़ा करो, ये बड़ा लिंक्ड है आपके इसके सब्जेक्ट के साथ। ख़ास तौर पे आपको पता होना चाहिए कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। एक्सचेंज रेट के वो जो मेन 4 5 6 डिटर्मिनेंट्स हैं, जिसमें खास तौर पे इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, एक्सपेक्टेशन है, इनकम लेवल है, ये तमाम चीज़ें और इनकम लेवल है और गवर्नमेंट कंट्रोल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि एक्सचेंज रेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगेन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी कितनी कोटेशंस हैं, डायरेक्ट कोटेशंस, इनडायरेक्ट कोटेशंस, ठीक है। तो इसको बेटा आप लोग देखा करें। अच्छा, इसके अलावा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अलावा सेकंड प्रोडक्ट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज जस्ट लाइक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें वही हैं। बायर इज अ लॉन्ग, और उसकी जो ऑब्लिगेशन है उसने बाय करना होता है। सेलर इज अ शॉर्ट एंड इज ऑब्लिगेटेड टू सेल। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइज्ड। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन ज़्यादा होती है, फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये एक्सचेंज में, एक्सचेंजेस में, फॉर्मल एक्सचेंजेस या ऑर्गेनाइज एक्सचेंजेस में ट्रेड होते हैं। बेटा इस बात को अभी कंफर्म कर लेते हैं। अभी हम विजिट करते हैं स्टॉक मार्केट और मैं आपको वहाँ से ज़रा दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वहाँ से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में मिलते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी अगर वेबसाइट पे देखें तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में आप लोगों को ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, स्टॉक मार्केट की, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स। अगर मैं डेरिवेटिव्स को क्लिक करूं तो डेरिवेटिव्स में बेटा आप लोग देख सकते हैं कि जी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, ये देखिएगा, ये भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, एंड ऑप्शंस, ऑप्शंस जो है वो अभी अंडर प्रोग्रेस है, ये इंट्रोड्यूस की जाएंगी इन द नियर फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो मिल रहे हैं, लेकिन हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़े थे, अभी रिसेंटली पढ़े हैं, वो यहाँ पे हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे। देखिए अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रहे हैं कि एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स में हमें जो प्रोडक्ट्स स्टॉक मार्केट की हैं वहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सारे हैं, और यहाँ पे लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो बेटा इसका आंसर ये है, इसका आंसर बड़ा क्लियर है। अभी हम बात कर रहे थे कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है
वो ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस में ट्रेड नहीं होते, वो ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो ये जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज है, यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर ट्रेड होते हैं। और उसके अलावा ये जो ऑप्शंस हैं पाकिस्तान में अभी इंट्रोड्यूस की जाएंगी नियर फ्यूचर में, तो ये अभी ये अवेलेबल नहीं है ये वाली प्रोडक्ट्स। अगेन फ्यूचर आपको मिल रहे हैं। तो फ्यूचर जनरली आप लोग देख सकते हैं ये 30 डेज से लेके 30 डेज और 60 डेज और 90 डेज, तकरीबन ये 3 महीनों तक का आप कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर भी होते हैं जिसमें KSE 30 इंडेक्स है, और ये सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं, और ये कमोडिटीज़ के इंडेक्स भी हैं जिसके ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म किया जा सकता है। तो अगेन बेटा इसको देखा करें स्टॉक मार्केट की वेबसाइट को। अच्छा, स्टैंडर्डाइज होते हैं ये हमने अभी कंफर्म कर लिया है इसकी स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से कि ये वहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो अवेलेबल है लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा मोर लिक्विडिटी, फ्यूचर जो है वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं, इसके साथ साथ लेस क्रेडिट रिस्क। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट रिस्क कम इसलिए होता है कि ये इसमें आपने अपने ब्रोकर के पास कोई ना कोई इनिशियल मार्जिन मेंटेन किया होता है, इसलिए रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा एडिशनल मार्जिन नीड्स आर डिटरमिन्ड थ्रू अ डेली मार्किंग टू मार्केट बेस्ड ऑन प्राइस चेंजेस। तो इनिशियल मार्जिन के अलावा आपने मेंटेनेंस मार्जिन भी अपने ब्रोकर के पास रखवाना होता है, जिसकी वजह से ये ज़रा सिक्योर होते हैं। यहाँ पे इन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में रिस्क थोड़ा सा कम होता है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। ओके जी। द थर्ड प्रोडक्ट या कह सकते हैं द तीसरा जो डेरिवेटिव मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है दैट इज ऑप्शंस। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है बेटा, एक कॉल ऑप्शन और सेकंड वन इज अ पुट ऑप्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, याद रखिएगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कंपल्शन नहीं होती, जिस तरह आप देख रहे थे फॉरवर्ड में और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो ऑब्लाइज्ड होती हैं, उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होता है। लेकिन ये जो ऑप्शंस है इसमें एक पार्टी के पास राइट होता है और दूसरी पार्टी जो है उसके पास वो ऑब्लाइज्ड होती है, ऑब्लिगेटेड होती है, सॉरी ऑब्लिगेटेड होती है, और उसने इसको पूरा करना होता है। अच्छा, लाइक अगर मैं एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लूँ, एक कॉल ऑप्शन जो है वो बाय करूँ। कॉल ऑप्शंस मींस आई हैव ऑप्शन टू परचेज अ सर्टेन सम ऑफ शेयर एट सर्टेन प्राइस एट सर्टेन वॉल्यूम। तो उस डेट पे जब उसकी मेच्योरिटी आएगी मेरे पास स्टिल ऑप्शन मौजूद है, मैं उसको अवेल करूं या ना करूं। अगर मैं अवेल कर लूं या ऑप्ट कर लूं तो दूसरी पार्टी लाइबल है मुझे वो स्टॉक प्रोवाइड करने के लिए। आई हैव अ राइट एंड द अदर पार्टी हैव द लाइबिलिटी। तो इसमें एक पार्टी जो है वो राइट भी होती है, उसका राइट होता है, दूसरी पार्टी जो है उसकी लाइबिलिटी होती है। अगेन there is an option to buy a call option, there is an option to sell a put option। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन प्रीमियम होता है। अब ये ऑप्शन प्रीमियम क्यों चार्ज किया जाता है बेटा? इसकी लॉजिक ये है कि अगर एक पार्टी को हमने राइट दिया हुआ है कि तुम मर्जी है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को चला लेना, नहीं तो कैंसिल कर देना, तो दूसरी पार्टी जो है वो लाइबल है हर हाल में। अगर पहली वाली पार्टी जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर लेती है तो बेटा दूसरी पार्टी जो लाइबल है उसको कंपनसेट करने के लिए ऑप्शन प्रीमियम रखा जाता है, प्राइस पेड फॉर द ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज प्राइस, इसको स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। वो जो इस कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइस जो है वो तय की जाती है, दैट इज अ स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। द प्राइस एट विच द एसेट कैन बी bought or sold under the contract, this is called the uh, strike price। ओके अच्छा, इस ऑप्शन एग्रीमेंट में एक जो है वो एक्सपायरी डेट होती है। अच्छा, एक्सपायरी डेट जो है
वो दो तरीक़ों से देखी जा सकती है, एक अमेरिकन ऑप्शन होती है और एक यूरोपियन ऑप्शन है। जो यूरोपियन ऑप्शन है दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट द मैच्योरिटी और एट एक्सपायरेशन। यूरोपियन ऑप्शन में आपने अगर 1 महीने बाद का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो जिस डेट पे उसने एक्सपायर होना है, आप अपनी ऑप्शन को अवेल उस एक्सपायरी डेट पे ही या मैच्योरिटी डेट पे ही कर सकते हो, उससे पहले अवेल नहीं कर सकते। लेकिन जो अमेरिकन ऑप्शन है दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम बिफोर द मैच्योरिटी। तो इन दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। अब इन द मनी क्या है? द ऑप्शन हैज इंट्रिंसिक वैल्यू and would be exercised if it were expiring। मैंने एक ऑप्शन अवेल की, कॉल ऑप्शन बाय की, तो एक स्टॉक है जो 50 रुपए का है, तो मैंने डिसाइड किया कि 60 डेज के बाद मैं वो परचेज करने की ऑप्शन बाय करता हूँ। आज वो 50 का है, मेच्योरिटी डेट पे अगर वो 50 से बढ़ गया हो, 60 रुपए का 55 रुपए का हो गया हो, तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, मुझे कुछ दे रहा होगा ना कमा के। तो वो जो अगर कोई स्टॉक आपके मैच्योरिटी पे कुछ ना कुछ कमा के दे रहा हो, गेन में जा रहा हो, तो उस ऑप्शन को अवेल करना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं दैट इज इन द मनी ऑप्शन, इन द मनी। और अगर मैच्योरिटी डेट पे वो स्टॉक 50 रुपए से भी नीचे गिर गया हो, इसका मतलब है तो हम लॉस में चले जाएंगे। हम तो वो 45 रुपए का पे चला गया, हम 45 वाला स्टॉक अगर 50 में खरीद लेंगे तो वी विल बी इरेशनल, हम बेवकूफ़ी करेंगे। तो अगेन बेटा होता ये है कि जब आपके स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है अगर वो मौजूद हो, मतलब अगर कुछ वो कमा के दे रहा हो, ऑप्शंस अवेल कर ली जाती हैं और इसको इन द मनी कहते हैं। और अगर स्टॉक आपका एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी आपको लॉस नज़र आ रहा हो, तो आप कभी भी ऑप्शन जो है वो अच्छी अवेल नहीं करते। इसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी। इसके अलावा एक और टर्म भी होती है एट द मनी। अगर आप ब्रेक इवन पे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वो एट द मनी ऑप्शन भी होती है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नियर टू इम्पॉसिबल है। ओके, लेट्स सपोज, अब हम ये इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे। सपोज यू ओन अ कॉल ऑप्शन with an exercise or strike price of $30। आपने कॉल ऑप्शन एक अवेल की और उसके तहत आपको स्टॉक जो है वो $30 का मिल सकता है, अगर आप चाहें तो, कंपल्शन नहीं है। अब एक ऑप्शन है इफ द स्टॉक प्राइस इज $40। अगर मैच्योरिटी पे जाके 1 महीना या 2 महीने के बाद स्टॉक $40 पे चला जाता है, तो आपके स्टॉक की उस वक्त या आपकी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू $10 है। मतलब वो आपको 10 रुपए कमा के दे रहा है। आप 30 रुपए का ले लें और मार्केट में 40 का उसी वक्त बेच भी देंगे, तो $10 आपको मिल रहा होगा। इसका मतलब है यू आर इन द मनी। तो इन द मनी जब होता है सिचुएशन होती है, तो इस सिचुएशन में आपको ऑप्शन अवेल कर लेनी चाहिए। यू हैव द राइट टू बाय एट 30 एंड यू कैन एक्सरसाइज एंड देन सेल फॉर 40। इसके बरक्स इफ द स्टॉक प्राइस इज 20, अगर मेच्योरिटी पे स्टॉक प्राइस 20 रुपए पे चली जाती है, तो दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज आउट ऑफ द मनी। इसमें क्या है, अगर आप मेच्योरिटी पे जाके 30 डॉलर पे स्टॉक खरीद भी लोगे, तो मार्केट में तो उस वक्त 20 का है। बजाय आप इस ऑप्शन को वेल करो, आप डायरेक्ट जाके मार्केट से परचेज कर लो। अगर आप इस तरह करोगे कि ऑप्शन अवेल कर लोगे, तो आपको $10 का नुकसान हो जाएगा। अभी इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये स्टॉक आपको कुछ भी कमा के नहीं दे रहा। योर ऑप्शन हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। यू वुड नॉट एक्सरसाइज योर राइट टू बाय समथिंग फॉर $30 दैट यू कैन बाय फॉर $20। तो ये बड़ी सीधी सी बात है, होपफुली आपको समझ आ गई है इसकी।
ओके, तो ये थी एक कॉल ऑप्शन की एग्जांपल। अब हम एक पुट ऑप्शन की एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास राइट होता है स्टॉक को सेल करने का। इसमें राइट था स्टॉक को बाय करने का। 30 रुपये का स्टॉक था, अगर उसकी कीमत बढ़ गई तो वो हमें कुछ दे रहा था कमा के, इसलिए उसे इन द मनी टर्म दी गई, इसका नाम दिया गया। और इस सिचुएशन में हमें स्टॉक को इस ऑप्शन को अवेल कर लेना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं पुट ऑप्शन एग्जाम्पल। Suppose you own a put option with an exercise or strike price of 30। वही एग्जाम्पल है लेकिन ऑप्शन जो है, दिस इज अ पुट ऑप्शन, यू हैव अ राइट टू सेल द स्टॉक। ओके, इफ द स्टॉक प्राइस इज 20, और अगर अब मार्केट में स्टॉक की प्राइस 20 है और आपके पास ऑप्शन है 30 रुपये का बेचने की, आपको अवेल करनी चाहिए। ठीक है, योर ऑप्शन हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 10, क्योंकि मार्केट में बेचोगे तो 20 का बिकेगा, ऑप्शन अवेल कर लोगे तो 30, तो 10 रुपये आपको सरप्लस मिलेंगे, तो आपको 10 रुपये एडिशनल मिल रहे हैं। दैट इज इन द मनी सिचुएशन, जिसके अंदर आपको इस ऑप्शन को अवेल कर लेना चाहिए। अच्छा, द नेक्स्ट इज इफ द स्टॉक प्राइस इज $40, अगर वो 40 रुपये का बिक रहा है मार्केट में, तो आप उसको अभी अगर 30 रुपये में बेच दोगे, आप सस्ता बेच दोगे, अभी आपको एडिशनल ये स्टॉक कुछ भी कमा के नहीं दे रहा। अगर आप इस ऑप्शन को अवेल कर लेते हो, बल्कि 10 रुपये का लॉस हो जाएगा, आप खसारे में चले जाएंगे। आउट ऑफ द मनी सिचुएशन इसको टर्म किया, इसका नाम दिया गया है। और इस सिचुएशन में आपको ऑप्शन को अवेल नहीं करना चाहिए। ओके बेटा, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप इस एरिया को एक्सप्लोर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मुझे टेक्स्ट कर दें या ईमेल कर दें। इट विल बी माय प्लेयर टू आंसर यू। चलें, होपफुली नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ जो है वो बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।